वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर चर्चा के बाद में अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं चर्चा की लैंगिक जनन पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि जनन या रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक हमने बताया था अलैंगिक, जिसको हमने अंग्रेजी में बोला था एसेक्सुअल। और दूसरा हमने बताया था लैंगिक यानी सेक्सुअल। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक जीव स्वयं ही नया जीव बना लेता है। एक जीव स्वयं ही नया जीव बनाता है। एक जीव स्वयं ही नया जीव बनाता है। और ये जो एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन होता है, ये आमतौर पर एक तो एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर, और दूसरा ये होता है सरल सिंपल मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में, सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सारा पढ़ा भी कि अलैंगिक जो जनन था, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था, उसके हमने 6 भाग पढ़े थे, 6 प्रकार पढ़े थे, 6 तरीके से अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो अलग अलग लिंग के अलग अलग लिंग के, यानी नर व मादा, मेल व फीमेल, दो अलग अलग लिंग के जीव मिलकर नया जीव बनाते हैं, नया जीव बनाते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन में क्या हो रहा है, दो अलग अलग लिंग के जीव मिलकर के नया जीव बनाते हैं। अब दो अलग अलग लिंग कौन से, एक नर और एक मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल, ये मिलकर के नया जीव बनाते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन में होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, दो अलग अलग लिंग के जीव मिलकर के एक नया जीव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा तो हम आगे करेंगे, जो हम आगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में हम समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन में आखिर होता क्या है और कैसे होता है। देखिए, हमने बताया कि लैंगिक जनन के अंदर दो अलग अलग लिंग के जीव, यानी एक नर यानी मेल और एक मादा यानी फीमेल, ये दोनों मिलकर के एक नया जीव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए, नर व मादा दोनों में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नर व मादा दोनों के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं युग्मक। युग्मक हिंदी में हम कहते हैं युग्मक। और अंग्रेजी में हम कहते हैं सेक्स सेल। सेक्स सेल, CELL, सेक्स कोशिका, लिंग कोशिका। ठीक है। या इसको हम कह देते हैं जर्म सेल, GERM, जर्म सेल, CELL। या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं गैमेट सेल, GAMATE, गैमेट सेल। ठीक है। तो नर व मादा दोनों में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेक्स सेल या युग्मक। नर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम कहते हैं नर युग्मक या मेल सेक्स सेल। यहां पे मेल लगा देंगे, मेल सेक्स सेल या मेल जर्म सेल या मेल गैमेट सेल। ठीक है। इसी तरह मादा में जो सेल पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कोशिका को बोलते हैं सेल। ठीक है। तो मादा में यानी फीमेल में जो विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसको हम कहते हैं, हिंदी में हम लिखेंगे मादा युग्मक। मादा युग्मक। अंग्रेजी में हम इसको लिख सकते हैं फीमेल सेक्स सेल। फीमेल सेक्स सेल या इसको हम लिख सकते हैं फीमेल जर्म सेल, GERM, जर्म सेल। या इसको हम लिख सकते हैं फीमेल गैमेट सेल, गैमेट
ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नर व मादा दोनों में एक खास प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं नर युग्मक या मेल सेक्स सेल। मादा में जो पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं मादा युग्मक या फीमेल सेक्स सेल। अब नर युग्मक और मादा युग्मक को हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे जर्म सेल, गैमेट सेल। ठीक है, आई बात समझ। ये जो सेक्स सेल हैं ये जब आपस में मिलती हैं, ये जब सेक्स सेल जो हैं, ये जो जर्म सेल हैं, ये जो नर और मादा युग्मक हैं, जब इन दोनों का युग्मन होता है, युग्मन 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 को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूजन। जब नर व मादा दोनों कोशिकाओं का युग्मन होता है, दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, इनका फ्यूजन होता है, तो एक नई सेल बनती है, एक नई कोशिका बनती है। सिंगल, एक ही कोशिका बनती है। ठीक है, एक ही कोशिका बनती है, सिंगल सेल बनती है, जिसको हम बोलते हैं जायगोट। अंग्रेजी में हम बोलते हैं जायगोट, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज या जायगोट, इसको बोलते हैं जायगोट। ZYGOTE, जायगोट। जायगोट जायगोट शब्द बार बार में रिपीट होगा, इसलिए हमें बार बार में ध्यान रखना है। नर और मादा, मेल और फीमेल, दोनों के जो युग्मक हैं, दोनों की जो सेक्स सेल हैं, वो जब आपस में मिलते हैं, जब उनका युग्मन होता है, उनका फ्यूजन होता है, तो जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट, युग्मनज, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज युग्मनज क्या होता है? जायगोट क्या होता है? एक नई कोशिका होती है, सिंगल सेल होती है, एक कोशिका। अब ये जो युग्मनज है, ये जो जायगोट है, ये इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होकर के ये क्या बना लेता है? भ्रूण बनाता है। भ्रूण पहले बनाता है, भ्रूण। भ्रूण, कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होकर के इसका आकार बढ़ता है, और आकार जो बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं भ्रूण, एम्ब्रियो। अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियो, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। और इसी एम्ब्रियो से या इसी भ्रूण से नया जीव बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। लैंगिक जनन में क्या हो रहा है? देखिए, लैंगिक जनन के अंदर दो जनक होते हैं, दो पेरेंट होते हैं, दो संरक्षक होते हैं। कौन? एक नर और एक मादा, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, दो लिंग के जीवों के आपस में मिलने से ही लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब ये नर और मादा, इन दोनों के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्स सेल या युग्मक। हिंदी में बोलते हैं युग्मक, अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्स सेल। मेल में जो सेक्स सेल पाया जाता है, युग्मक पाया जाता है, उसको नर युग्मक बोलते हैं, मेल सेक्स सेल बोलते हैं। और मादा में जो युग्मक पाया जाता है उसको मादा युग्मक बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, जब मेल सेक्स सेल, नर युग्मक, और फीमेल सेक्स सेल यानी मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इनका युग्मन होता है या इनका फ्यूजन होता है, तब एक सिंगल सेल बनती है, एक नई कोशिका बनती है, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज हिंदी में और जायगोट अंग्रेजी में। ठीक है, अब ये जो जायगोट है, ये धीरे धीरे इसमें कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होकर के ये जायगोट
भ्रूण बन जाता है, भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भ्रूण या एम्ब्रियो है, ये ही आगे कोशिका विभाजन के माध्यम से आगे बढ़ करके और वृद्धि करके नए जीव के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे कि पुष्पी जो पौधे होते हैं, फूलों वाले जो पौधे होते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि पुष्पी जो पौधे होते हैं, फूलों वाले जो पौधे होते हैं, फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, एंजियोस्पर्म भी कहते हैं या आवर्त बीजी भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जनन की जो क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, वो कहां पर होती है? फूलों में होती है, फूलों में। इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा जो हमने अभी बताए थे कि नर और मादा युग्मक होते हैं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल होते हैं, तो नर व मादा, मेल और फीमेल जो युग्मक हैं, सेक्स सेल हैं, वो भी कहां पे पाए जाते हैं? वो भी फूलों में पाए जाते हैं। नर व मादा युग्मक फूलों में पाए जाते हैं, और इन नर और मादा युग्मकों के मिलने की जो जगह होती है, वो भी फूलों में पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ? यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पुष्पी पौधों को हम कहते हैं आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर व मादा युग्मक फूलों में पाए जाते हैं, और इन दोनों के मिलने की जो जगह होती है, वो भी फूल ही होते हैं, पौधे के फूल ही होते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें जनन क्रिया, जिनमें रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो फूलों में होती है, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म या आवर्त बीज। ठीक है, अब ये क्रिया कैसे होती है? फूलों में या आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको जानने से पहले हमें समझनी पड़ेगी फूल की आंतरिक संरचना। ये देखना पड़ेगा कि किसी फूल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। अगर हम बात करें फूल की आंतरिक संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, तो फूल की आंतरिक संरचना के अंदर 4 मुख्य भाग होते हैं। ये 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला तो है पंखुड़ी। ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, गुलाबी रंग में नजर आ रही है, ये है पंखुड़ी। पंखुड़ी, पंखुड़ी। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स, PETALS, पेटल्स। अब ये पंखुड़ी या पेटल्स क्या काम करती हैं? पंखुड़ी और पेटल्स के 2 मुख्य काम होते हैं। पहला काम अगर हम बात करें, तो पहला काम होता है पंखुड़ियों का या पेटल्स का कि अपने रंग से, अपने कलर से और अपनी स्मेल से, अपनी गंध से, अपनी रंग और अपने गंध से, अपनी कलर और अपनी स्मेल से विभिन्न प्रकार के कीड़ों और पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करना। क्या है पहला लाभ, पहला काम इसका? कि अपनी रंग और गंध से
अपने कलर और स्मेल से विभिन्न प्रकार के कीड़ों, इंसेक्ट्स और पक्षियों को, बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। यह आकर्षित करना क्यों जरूरी है? पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। परागण क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद में हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहला जो इसका काम है वो यह है पंखुड़ियों का या पेटल्स का, कि परागण की क्रिया करने के लिए अपनी गंध और अपनी रंग से पक्षियों और कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरा इसका काम है पंखुड़ियों का, पेटल्स का, कि फूल के जो आंतरिक भाग हैं, अन्य जो भाग हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो दो मुख्य काम इन पेटल्स के होते हैं। ठीक है, पेटल्स के बाद में एक दूसरी मुख्य संरचना है सेपल्स। ये जो फूल में आपको ये नजर आ रहा है ग्रीन पार्ट, ये नीचे की तरफ ये नजर आ रहा है, दोनों तरफ ही नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन पार्ट है, हरे रंग का ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल, और अंग्रेजी में बोलते हैं सेपल्स। SEPALS, सेपल्स। तो ये सेपल्स या जो बाह्य दल होते हैं, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है फूल को खिलने से पहले, फूल को खिलने से पहले फूल की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। खिलने से पहले फूल को प्रोटेक्ट करना, खिलने से पहले फूल की रक्षा करना। ठीक है, अब इसके बाद में जो दो मुख्य भाग रह गए वो है, एक मुख्य भाग है ये बीच वाला। देखिए फूल के बीचों बीच जो ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, जिसको कि हम इस गोले के अंदर हमने इंडिकेट किया है, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर ये फूल का मादा जननांग है। ये स्त्री केसर क्या है? फूल का मादा जननांग, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जननांग। ठीक है, स्त्री केसर। और इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कार्पेल, CARPEL। स्त्री केसर या कार्पेल क्या चीज है? फूल का मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसी तरह से एक होता है पुरुष जननांग। इसको मैं यहां जब नजर आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये पुरुष जननांग है, इसको बोलेंगे पुरुष जननांग। पुरुष जननांग को बोलते हैं पुंकेसर, हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर क्या चीज होती है? फूल का नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फूल का नर जननांग है जिसको बोलते हैं पुंकेसर। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। स्टेमन या पुंकेसर क्या चीज है? ये फूल का नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्त्री केसर या कार्पेल क्या चीज है? ये फूल का मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब स्त्री केसर या कार्पेल के भी 3 भाग होते हैं, बल्कि 4 भाग होते हैं। इसमें भी 4 चीजें होती हैं जो हमारे काम की। ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला ग्रीन कलर का ये हिस्सा, ये गोल इस तरह का ये हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्रभाग, वर्तिका का अग्रभाग, वर्तिकाग्र। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं स्टिग्मा।
STIGMA, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है। जब भी कोई परागकण, जब भी कोई पोलन ग्रेन इसके ऊपर आता है तो वो यहां पर चिपचिपे होने की वजह से चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, इस हिस्से को। और ये जो आपको लंबी नली सी नजर आ रही है, ये लंबी जो नली नजर आ रही है, ये जो नली नजर आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। ये वर्तिकाग्र था, ये खाली वर्तिका है। ठीक है, इस वर्तिका का अग्रभाग ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। और ये जो वर्तिका है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल। ये हो गई स्टाइल। ठीक है, इसके बाद में तीसरा ये जो भाग है, ये देखिए, ये फूला हुआ ये जो हिस्सा है पूरा पूरा गोल, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। हिंदी में बोलते हैं अंडाशय और अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी, OVERY, OVARY, ओवरी, OVARY, ओवरी। ठीक, तो कौन कौन से भाग हो गए स्त्री केसर के या कार्पेल के? एक भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, दूसरा भाग ये लंबी नली जिसको वर्तिका बोला, अंग्रेजी में इसको स्टाइल बोलते हैं, तीसरा भाग अंडाशय या ओवरी। ठीक है, अब अंडाशय के अंदर भी ये जो आपको नजर आ रहा है ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। और हिंदी में इसको बोलते हैं बीजांड, बीजांड, ओव्यूल या बीजांड। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल या बीजांड होता है इसके अंदर क्या होता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक, फीमेल सेक्स सेल, जिसको हम अंड कोशिका भी कह देते हैं, अंड कोशिका, मादा युग्मक या अंड कोशिका। बीजांड में क्या होता है, ओव्यूल में क्या होता है? मादा युग्मक या अंड कोशिका, फीमेल सेक्स सेल या एग, इसको खाली एग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अंडाशय के अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। बीजांड के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक, जिसको फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं या अंड कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, हमने बताया था ना कि नर और मादा दोनों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नर जी की जो कोशिकाएं होती हैं उसको नर युग्मक बोलते हैं, मादा में जो कोशिका होती है उसको मादा युग्मक बोलते हैं। तो ये जो मादा युग्मक होता है ये फूल के अंदर ओव्यूल में, बीजांड के अंदर पाया जाता है, उसको अंड कोशिका भी हम कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी स्त्री केसर की या कार्पेल की, जो कि मादा जननांग है, मादा रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे पुंकेसर पर, इसको क्या हम बोलते हैं? स्टेमन, स्टेमन या पुंकेसर। चित्र में ये जो गोला हमने बनाया ये है स्टेमन या पुंकेसर। इसके भी दो भाग होते हैं, एक भाग तो वो साफ नजर आ रहा है, ये पीला पीला जो हमें भाग नजर आ रहा है, ये हिस्सा पीला वाला, इनको हम हिंदी में बोलते हैं परागकोश, परागकोश, परागकोश। और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं एंथर, ANTHER,
एंथर, एंथर या परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स। परागकण को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। परागकोश में या एंथर में क्या होते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं, परागकण में होते हैं नर युग्मक। आई बात समझ? इधर मादा युग्मक था बीजांड में, इधर परागकोश के अंदर नर युग्मक। ठीक है, इसकी चर्चा अभी आगे और करेंगे हम, फिलहाल इतना समझ लें हम। ठीक है, और नीचे ये जो डंडी वाली संरचना है इसको हम बोलते हैं तंतु। तंतु, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या तंतु। ठीक है, तो ये मोटी मोटी हमने बात की फूल की संरचना पर। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अलग से एक बार फिर से स्त्री और पुरुष जननांग पर, यानी फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, जो स्त्री केसर और पुंकेसर जिसको हमने कहा है, कार्पिल और स्टेमन जिसको हमने कहा है, उनके बारे में चर्चा के लिहाज से हमने फूल के जो नर और मादा जननांग हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनको अलग अलग प्रदर्शित किया है। ये हमारा फूल था, इसमें हमने बताया था कि ये जो हिस्सा है ये मादा जननांग है, और मादा जननांग को हमने इस तरह से यहाँ पे अलग से बना दिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने बताया था कि ये जो पीला हिस्सा और ये जो तंतु नजर आ रहा है, फिलामेंट नजर आ रहा है, इसको मिला करके ये होता है हमारा नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? स्टेमन, स्टेमन, पुंकेसर। ठीक है, तो ये पुंकेसर इसको हमने बोला था नर वाले को, मादा वाले को हमने बोला था स्त्री केसर या कार्पेल, कार्पेल। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग बना दिया। तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे नर जननांग पर, फूल के नर जननांग पर। फूल का जो नर जननांग है इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और अंग्रेजी में इसको हम कह देते हैं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। तो पुंकेसर जो और स्टेमन जो है ये नर जननांग है फूल का। ठीक है, अब इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये ऊपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परागकोश और अंग्रेजी में कहते हैं एंथर। परागकोश या एंथर, ANTHER, एंथर, परागकोश या एंथर। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो डंडी सी ये होती है, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं तंतु, तंतु, और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, 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 तंतु या फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो परागकोश होते हैं, ये जो एंथर होता है, इसके अंदर इसको अगर हम काट के देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ये पराग कण, पराग कण, यानी पराग कण को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, पराग कण, पोलन ग्रेन्स, POLLEN, पोलन ग्रेन्स, GRAINS, पोलन ग्रेन्स या परागकण। ठीक है, अब ये जो परागकण होते हैं, इन परागकणों में भी क्या होता है? इन परागकणों में होते हैं नर युग्मक, नर युग्मक, यानी मेल सेक्स सेल। हमने बताया ना कि नर और मादा दो प्रकार के युग्मक होते हैं, दो प्रकार की सेक्स सेल होती है।
तो ये इसमें होता है नर युग्मक, मेल सेक्स सेल। ठीक है, कहां पे? पोलन ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, पराग कणों में नर युग्मक पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी पुंकेसर की यानी स्टेमन की, यानी जो नर हमारा मेल सेक्स सेल था, मेल सेक्स ऑर्गन था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसकी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फीमेल सेक्स सेल ऑर्गन की फूल के अंदर। हमने चर्चा की थी कि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर, ये फूल के बीचों बीच इस तरह से ये वाली स्थिति में होता है, ये इसको बोलते हैं स्त्री केसर। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कार्पेल, CAR, कार्पेल, स्त्री केसर या कार्पेल। ये क्या है? मादा जननांग है फूल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, फूल का। ठीक है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला ये हिस्सा जो नजर आ रहा है, चिपचिपा होता है ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये चिपचिपा होता है। ठीक है, बाकी ये नीचे जो हिस्सा जा रहा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं वर्तिका, हिंदी में बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टाइल, STYL, स्टाइल, स्टाइल। ठीक है, वर्तिका या स्टाइल। तीसरा जो भाग है, ये जो गोल हिस्सा नजर आ रहा है हमें, ये इसको हम बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय या ओवरी, अंग्रेजी बोलते हैं ओवरी, OVARY, ओवरी। ठीक, 3 मुख्य हिस्से हो। अब ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर ये जो संरचना होती है, ये इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इस संरचना को? अंडाशय के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड, बीजांड। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है, ओव्यूल होता है। और इस बीजांड के अंदर क्या होता है? देखिए ये डॉट सा नजर आ रहा है आपको। इस बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक, फीमेल सेक्स सेल, जिसको कि अंड कोशिका भी कहते हैं, अंड कोशिका। अब हमने मेल का और फीमेल का दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे फूल के अंदर, उनके बारे में चर्चा करी। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन फूल में आखिर होता किस तरह से, उसकी प्रक्रिया क्या। अगर हम बात करें पुष्पी या आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन की, यानी फ्लावरिंग या एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और उनकी प्रक्रिया की, तो पुष्पी पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन हम 4 चरणों में कर सकते हैं। पहला चरण परागण,
जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। दूसरा चरण निषेचन या गर्भाधान, जिसको बोलेंगे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तीसरा चरण बीज एवं फल का निर्माण, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। और चौथा चरण अंकुरण यानी जर्मिनेशन। तो इन 4 चरणों के अंदर हम पुष्पी पौधों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम परागण से यानी पॉलिनेशन से। अब सवाल उठता है कि परागण या पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। परागण या पॉलिनेशन आखिर कहते किसको? देखिए, हमने अभी चर्चा की थी कि फूल के अंदर नर और मादा जननांग होते हैं। नर जननांग को हमने कहा था पुंकेसर। पुंकेसर या स्टेमन। स्टेमन। और मादा जननांग को हमने कहा था, क्या कहा था? स्त्री केसर। स्त्री केसर या कार्पिल। ठीक है। अब हमने ये भी बताया था कि नर जननांग के अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इसको हम कहते हैं एंथर या परागकोश। एंथर या परागकोश। और इस एंथर या परागकोश के अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन ग्रेन्स में क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। यानी नर युग्मक कहां पे पाया जाता है? पुंकेसर में, स्टेमन में। स्टेमन के कौन से भाग में? एंथर वाले भाग में, परागकोश वाले भाग में। परागकोश में भी कहां पर? पराग कणों के अंदर। ठीक है। इसी तरह मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक कहां पाया जा रहा है? स्त्री केसर या कार्पिल जो है, इसके अंदर भी 3 भाग हमने बताए थे। और कार्पिल में एक भाग हमने बताया था अंडाशय या ओवरी। ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर हमने बताया था एक, या अंडाशय में बताया था ओव्यूल। ओव्यूल यानी बीजांड। बीजांड। और इस बीजांड के अंदर हमने बताया था, बीजांड के अंदर हमने बताया था क्या? मादा युग्मक। मादा युग्मक, फीमेल सेक्स सेल, मादा युग्मक, जिसको अंडकोश का भी हम कहते हैं, अंडकोशिका। ठीक है। तो फूल में लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी होता है कि ये नर युग्मक जो कि इस पुंकेसर के अंदर है, वो नर युग्मक कहां पर पहुंचे? स्त्री केसर पे पहुंचे और उसके इस जहां पे मादा युग्मक है यहां तक पहुंचे। ठीक है। तब जाकर के निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उससे रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो नर युग्मक के या पराग कणों के, पराग कणों के एंथर से, परागकोश से, परागकोश से पराग कणों के और वर्तिकाग्र पर पहुंचना, कार्पिल स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो ये क्रिया है, इसको हम कहते हैं परागण या पॉलिनाइजेशन, सॉरी पॉलिनेशन। ठीक है। परागण या पॉलिनेशन किसको बोला? पराग कणों के, परागकोश में पराग कण होते हैं, तो पराग कणों के यानी पोलन ग्रेन्स के
स्त्री केसर यानी कार्पिल के स्टिग्मा, ये जो ऊपर वर्तिकाग्र है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, इसके ऊपर पहुंचने की जो ये प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। अगर ये परागकण जो थे, ये अपने ही फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर, अपने ही फूल के स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरते हैं या चिपकते हैं, तब तो इसको कहते हैं हम स्वपरागण। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जो परागकण हैं वो अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे हैं या आकर के चिपके हैं या पहुंचे हैं। ठीक है। और अगर ऐसा ना होकर के ऐसा हो, ये परागकण अपने फूल के वर्तिकाग्र की बजाय किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाकर के वो चिपक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर परागण। पर परागण, क्रॉस पॉलिनाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो दो प्रकार के परागण हो सकते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के अंदर परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के चिपकते हैं, जबकि परपरागण के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा के ऊपर आकर के चिपकते हैं। ठीक है। ये हो गया स्वपरागण और परपरागण की बात। परागण का अर्थ भी आप समझ गए, है समझ? परागण का मतलब क्या है कि ये जो फूल का ये जो हमने एंथर बताया था, परागकोश बताए थे, और इस परागकोश के अंदर हमने परागकण बताए थे। इन परागकणों का किसी भी कारण से और इस वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर यानी इस संरचना पर कार्पिल का जो स्टिग्मा है, स्त्री केसर का जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर आकर के चिपकने की जो घटना है, इसको हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अब परागण या पॉलिनेशन का कारण क्या होता है? परागण, इसका कारण ये होता है कि देखिए, हवा के माध्यम से परागण हो सकता है। हवा चलती है तो ये इसमें से परागकण फूट करके इस पर गिर सकते हैं। किसी कीड़ों के माध्यम से हो सकता है। कोई भी इंसेक्ट्स हैं, वो मान लीजिए कोई इंसेक्ट था, वो यहाँ पर बैठा हुआ, पहले बैठा था, तो उसके पैरों के अंदर ये पराग कण चिपक गए और बाद में उड़ करके वो यहाँ पर चिपक बैठ गया, तो यह परागकण यहाँ पर पहुँच गए। इस तरह से परागण हो जाता है कीड़ों के माध्यम से। अगर एक कीड़ा यहाँ की बजाय दूसरे फूल पर जाके बैठ जाए तो ये परागण हो जाता है। ठीक है। तो हवा के माध्यम से परागण हो सकता है, कीड़ों के माध्यम से परागण हो सकता है, और पक्षियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से भी, पक्षियों की वजह से भी परागण हो सकता है। ठीक है। परागण के बाद में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो दूसरा चरण है, उसका हम बोलते हैं निषेचन या गर्भाधान या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, गर्भाधान या फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखिए, परागण में तो हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि पराग कोश में जो परागकण होते हैं, ये परागकण हवा के माध्यम से या कीड़ों के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से या जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से ये स्त्री केसर के, कार्पिल के जो वर्तिकाग्र होता है, जो स्टिग्मा होता है, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा या कार्पिल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसको तो हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब
पहुंचने के बाद में की क्या प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि ये जो परागकण पहुंचा है वर्तिकाग्र के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा क्योंकि चिपचिपा होता है इसलिए ये स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाता है परागकण। पोलन ग्रेन जो है, परागकण जो है, वो स्टिग्मा के ऊपर यानी वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के चिपक जाता है। ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि ये पोलन ग्रेन जो है, परागकण जो है, इसके अंदर क्या होता है, नर युग्मक होता है, नर युग्मक। ठीक है। इसी तरह हमने ये भी देखा था कि अंडाशय के अंदर ओव्यूल होता है यानी बीजांड होता है, और उस बीजांड के अंदर भी एक युग्मक होता है, वो होता है मादा युग्मक। ठीक है। अब निषेचन के लिए या गर्भाधान के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इस नर युग्मक का इस मादा युग्मक तक पहुंचना जरूरी है, इससे मिलना जरूरी है। उसके बाद ही निषेचन या गर्भाधान होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब पॉलिनेशन के माध्यम से, परागण के माध्यम से कोई परागकण स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये जो परागकण होता है इससे एक नली डेवलप होती है, एक पाइप डेवलप होता है, एक नली डेवलप होती है। और ये जो नली होती है डेवलप होते 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 इससे वर्तिका से होते हुए, ये जो वर्तिका जो है, स्टाइल जिसको हमने बोला था, इस वर्तिका से होते हुए, स्टाइल से होते हुए, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे कि इस चित्र में, दूसरे चित्र में दिखाया गया, ये बढ़ते हुए और कहाँ पहुंचती है, ये ओव्यूल के अंदर पहुंचती है, ओव्यूल में पहुंच जाती है। जैसे कि इस चित्र में, तीसरे चित्र में दिखाया गया कि ये बढ़ते 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 घूमते हुए और ये ओव्यूल में पहुंच गई, बीजांड तक पहुंच गई। ठीक है। अब बीजांड में पहुंचने के बाद में क्या होता है कि ये जो नर युग्मक था, इस नली के माध्यम से नर युग्मक जो था, मेल सेक्स सेल जो थी इसके अंदर, परागकण के अंदर, वो इस नली के माध्यम से, इस नली के माध्यम से कहां पहुंच गई, बीजांड के अंदर पहुंच गई। बीजांड के अंदर क्या था, मादा सेक्स सेल थी, फीमेल सेक्स सेल थी, या एग था, अंडा, अंडा था, अंड कोशिका जिसको हमने कहा था, उससे जाकर के मिल गई। तो नर युग्मक का, मेल सेक्स सेल का इस बीजांड में मौजूद, ओव्यूल में मौजूद मादा सेक्स सेल या अंड कोशिका, उससे मिलने की जो घटना है, इसी को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, निषेचन के बाद यानी परागकण में मौजूद नर युग्मक के ओव्यूल में मौजूद यानी बीजांड में मौजूद मादा युग्मक यानी अंड कोशिका से मिलने के बाद क्या होता है, ये दोनों मिलकर के, नर और मादा युग्मक मिलकर के एक एकल कोशिका बनाते हैं, एकल कोशिका बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज, और अंग्रेजी में बोलते हैं जायगोट, ZYGOTE, जायगोट, जायगोट, जायगोट बनाते हैं। दोनों मिलकर के एक एकल कोशिका बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम युग्मनज और अंग्रेजी में जायगोट बोलते हैं। ठीक है। तो ये युग्मनज या जायगोट जो है, ये क्या करता है, एकल कोशिका बनने के बाद में ये वृद्धि करता है, जायगोट वृद्धि करता है। इसमें कोशिका विभाजन होते हैं अनेक तरह के,
और उसके बाद में कोश का विभाजन होते होते जाइगोट क्या करता है, इस बीजांड के अंदर ही, इस बीजांड के अंदर ही जाइगोट क्या करता है, एक भ्रूण बना लेता है। भ्रूण यानी बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह भ्रूण भ्रूण बना लेता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है। और इसके बाद में और वो डेवलप होते 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 क्या होता है, बीजांड जो होता है वो तो बीज में बदल जाता है, बीजांड जो होता है वो तो बीज में बदल जाता है। और ये जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है, ये पूरा अंडाशय जो चारों तरफ नजर आ रहा है हमारे को, ये अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता हुआ परिपक्व होकर के, परिपक्व होकर के ये बन जाता है, अंडाशय बन जाता है फल। बीजांड तो बन गया बीज, ओव्यूल जो था वो तो बन गया बीज यानी सीड, और ये जो हमारी ओवरी थी, अंडाशय जो था, ये फल बन गया, फ्रूट्स के अंदर तब्दील हो गया। ठीक है। और ये जो ओव्यूल का जो कवर था, ये एक बीज का एक कवर बन गया, पतला सा कवर बन गया। ठीक है। और बाकी के जो हिस्से होते हैं फूल के, वो सारे हिस्से जो क्या करते हैं, वो सारे हिस्से सूख करके और गिर जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। बाकी हिस्से कौन कौन से, जैसे पंखुड़ियां थी, हमारा पुंकेसर था, वर्तिका, वर्तिका अगर ये जो भी थे, ये भी सब सूख करके मुरझा करके और गिर जाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा बीज और फल का निर्माण किस तरह से होता है, ये वाली बात। अब हम बात करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के चौथे और अंतिम चरण पर, जिसका नाम है अंकुरण, जर्मिनेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं जर्मिनेशन, हिंदी में बोलते हैं अंकुरण। देखिए, जब हमने तीसरे चरण में बात की थी, तो तीसरे चरण में हमने बताया था कि बीजांड जो होता है, निषेचन के बाद में बीजांड जो होता है वो किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। सीड, सीड यानी बीज, बीज में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। बीजांड ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो बीज में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है। अब बीज के क्या क्या फायदे हैं, देखिए, बीज में एक भावी पौधा छुपा हुआ होता है, बीज में एक भ्रूण छुपा हुआ होता है, जो कि जब भी उसको उचित परिस्थितियां मिलेंगी उस समय वो विकसित होकर के एक नया पौधा बना सकता है। तो बीज का पहला लाभ तो ये है कि बीज के अंदर एक भावी पौधा या भ्रूण छिपा हुआ होता है, जो कि उचित परिस्थितियों में विकसित होकर के और एक नया पौधा बन सकता है। दूसरी बात, खास बात यह है कि बीज जो होता है वो बहुत लंबे समय तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है, निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है, तब तक रह सकता है जब तक कि उसे उचित परिस्थितियां नहीं मिलें। और ज्यों ही उसे उचित परिस्थितियां मिलेंगी अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए, वो अंकुरित हो जाएगा और एक नए पौधे के रूप में विकसित होने लगेगा। ठीक है। अब जब ये अंकुरित होता है, कोई भी बीज जब अंकुरित होता है तो उसके अंदर तीन प्रमुख भाग होते हैं। एक तो ये भाग जो नीचे आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं मूलांकुर, 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 या अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं रेडिकल, RADICAL, रेडिकल, रेडिकल या मूलांकुर। तो ये मूलांकुर या रेडिकल क्या करता है, ये भावी जड़ होती है, फ्यूचर रूट होती है, भविष्य में ये जड़ के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है,
इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर, प्रांकुर, ठीक है। पल्म्यूल, अंग्रेजी में बोलते हैं पल्म्यूल, PLUMULE, पल्म्यूल। पल्म्यूल या प्रांकुर उसको बोलते हैं। प्रांकुर या पल्म्यूल क्या होता है? ये भविष्य में तना बनता है, स्टेम बनता है, भावी स्टेम है ये, भावी तना, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बीच में, इसे हम कहते हैं बीज पत्र। बीज पत्र, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कोटियलिडन। कोटियलिडन, COTYLEDON, कोटियलिडन, कोटियलिडन। बीज पत्र, बीज पत्र या कोटियलिडन में क्या होता है? भोजन संग्रहित होता है, फूड संग्रहित होता है, जो कि अंकुरण के समय पौधे को ऊर्जा सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्मिनेशन जब हो जाता है बीज का, अंकुरण जब हो जाता है बीज का, तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है पौधों में, लैंगिक जनन का जो प्रोसेस है पुष्पी पौधों में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहां हम आपको एक बात बता दें कि हमने जिक्र किया था नर, फूल के अंदर नर और मादा जननांगों का। नर जननांग को हमने कहा था पुंकेसर, पुंकेसर, या अंग्रेजी में स्टेमन। और मादा जननांग को हमने कहा था स्त्री केसर, स्त्री केसर, या अंग्रेजी में कहा था कार्पिल, कार्पिल, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूलों में नर या मादा में से पुंकेसर यानी स्टेमन और स्त्री केसर यानी कार्पिल, इन दोनों में से कोई एक जननांग ही पाया जाता है। तो ऐसे पौधे जिनमें पुंकेसर यानी स्टेमन और स्त्री केसर यानी कार्पिल, इन दोनों में से कोई एक ही जननांग पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं एक लिंगी। एक लिंगी, क्योंकि इसमें एक ही लिंग पाया जा रहा है। क्या बोलते हैं? एक लिंगी। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, UNI, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के उदाहरण कौन से हैं? एक तो है पपीता, पपीता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पपाया। और दूसरा है तरबूज, तरबूज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरमेलन। तो पपाया और वाटरमेलन जो है, पपीता और जो तरबूज है, ये एक लिंगी पौधे हैं, यानी इनमें पुंकेसर यानी स्टेमन और स्त्री केसर यानी कार्पेल, इन दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाते, ठीक है। नर व मादा जननांग दोनों नहीं पाए जाते हैं, या तो नर पाया जाएगा या मादा पाया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी पौधे हैं जिनमें ये नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को जिनमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसको उभयलिंगी भी कह देते हैं, उभय,
उभय का मतलब होता है दोनों प्रकार की, उभय लिंगी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, SEXUAL, बाइसेक्सुअल। इसे बोलते हैं द्विलिंगी या उभय लिंगी या बाइसेक्सुअल। यानी ऐसे पौधे जिनमें नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग पुंकेसर स्टेमन और मादा जननांग स्त्री केसर यानी कार्पेल दोनों पाए जाते हैं। उनको हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अब द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, इसके उदाहरण कौन से हैं? इसका उदाहरण अगर हम देना चाहें तो एक तो होता है गुड़हल। गुड़हल, गुड़हल का एक पौधा होता है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस। और दूसरा है सरसों का पौधा, सरसों, सरसों का पौधा जिसको हम कहते हैं मस्टर्ड। सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड, MUSTAR, मस्टर्ड, मस्टर्ड या सरसों। ये द्विलिंगी का उदाहरण, ठीक है।